Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास बेनिफिट्स हमेशा की तरह फर्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है, और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में आपको यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। आगे हम इनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि भाई वर्ड्स हैं क्या, देन सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेंगे, और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो आपकी वोकैब प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करता है। सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। डिटेल में एक द हिंदू से प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर आपको एग्जाम में जो अनसीन पैसेज आता है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज कवर करेंगे, बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न पर रहते हैं। आप जब इनको सोल्व करेंगे आपको लगेगा कि आप एक क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैराजंपल। आजकल हर एग्जाम में आ रहे हैं और काफ़ी डिफिकल्ट होता है इनको टैकल करना, लेकिन जब आप मेरे साथ में कुछ ट्रिक्स लगाते हो और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो तो फिर इन पोर्शंस में भी फुल मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में जितना आपने वोकैब पढ़ा है, वोकैब को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा, और निमोनिक्स के साथ में जब मैं आपको समझाऊंगा तो वो यहाँ पर आपको याद भी हो जाएगा। बट फिर भी वोकैब की नेचर होती है कि आप उसको भूल सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस का एक वो रखा है, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसके बाद तो चीज़ें आपको एकदम से रट जाएंगी। जितना आज आपने पढ़ा है सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, सिंपली आपको क्लास देखनी नहीं है, और लास्ट तक मैं बता रहा हूँ जितना आपने आज पढ़ा है सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। एक अकेली क्लास ही काफ़ी है ये पूरी आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करने के लिए, क्योंकि रीजंस हैं। देखो यहाँ पर आप वोकैब कवर करते हो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो जाता है, ग्रामर हो जाता है, फोर्थ यहाँ पर आपका क्लोज टेस्ट हो जाता है, फिफ्थ यहाँ पर आपका PQRS हो जाता है, सिक्स्थ यहाँ पर आपकी ट्रांसलेशन हो रही है, साथ के साथ आप ट्रांसलेशन करना सीख रहे हो, पढ़ना सीख रहे हो चीज़ों को, और सेवन्थ बहुत बड़े लेवल पर प्रैक्टिस हो रही है भाई साहब। क्योंकि क्या है यहाँ पर कितना होता है भाई, 10 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं जो एडिटोरियल वाले पार्ट में है, और 25 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं वोकैब वाले पोर्शन में। तो लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस आप डेली लगा रहे हो, जो कि मुझे लगता है भाई, अच्छा ये देखो ना यार, पूरी क्लास भी है, ये एक अपने आप में क्लास भी है जिसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी लैंग्वेज की चीज़ों को सीख रहे हो, साथ में आप 35 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो ये क्लास भी है और ये एक प्रैक्टिस सेट भी है। तो ये आप डेली बेसिस पर कर लिया करें, मॉर्निंग में ही हो जाती है क्लास 8 बजे, डेली इसको सुबह में ही देखा करें। ऑलराइट, ये सारे बेनिफिशरीज हैं, इन सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी SSC के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL या स्टेनो, या कोई और भी एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA या CDS, या अगर आप UPSC एस्पिरेंट्स भी हैं, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर नहीं है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। पहला वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है इंटेंसिव, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है गहन या फिर गहरा। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, थोरो, कोई चीज़ बहुत गहन है, बहुत गहरी है, थोरो है, डिटेल में है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव ट्रेनिंग इनसाइड टेंट, अच्छा कोई ट्रेनिंग है इंटेंसिव, कोई ऐसी ट्रेनिंग है जो टेंट के अंदर चल रही है। आप ट्रेनिंग करते हो, टेंट में जाते हो, आराम करते हो, फिर से बाहर आते हो, फिर से ट्रेनिंग करते हो, तो ये क्या है, एक बहुत ही भीषण, बहुत ही गहन ट्रेनिंग चल रही है। तो इंटेंसिव क्या होता है, गहन, टफ एकदम। ICU होता है, ICU का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो वहाँ पर क्या हो रही होती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन खराब है, तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर करी जा रही है, गहन केयर करी जा रही होती है। ऑलराइट, लैटिन रूट से बना है ये इंटेंसस, इसका मतलब होता है स्ट्रेच, जहाँ पर बहुत जोर पड़ रहा है, गहन है, बहुत ज़्यादा गहरा है। ठीक है। शी अटेंडेड एन इंटेंसिव कोचिंग प्रोग्राम, उसने क्या करा है, अटेंड करा है एक इंटेंसिव कोचिंग प्रोग्राम, मतलब एक गहन कोचिंग का प्रोग्राम है जहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ाई कराई जाती होगी। रिग्रेस, एग्जॉस्टिव और
थोरो। रिगरस है काफ़ी, एग्जॉस्टिव यानी कि थका देने वाला है, और थोरो है। तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे रिगरस को, मार्क करेंगे एग्जॉस्टिव को। एक तरफ तो काफ़ी गहन है, थोरो है, रिगरस है और एग्जॉस्टिव है, थकाने वाला है, काफ़ी गहन है, गहरा है, डिटेल में है। दूसरी तरफ सुपरफिशियल है, दिखावटी है, लाइट है और कैजुअल। ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप सुपरफिशियल को मार्क कर सकते हैं। अगला वर्ड है इंटीग्रेट। वर्ब होता है, इसका मतलब होता है एकीकृत करना, किसी चीज़ को एकीकृत करना। टू कंबाइन इनटू वन होल। भाई कोई चीज़ है उसको आपस में जोड़ देना और पूरा एक होल बना देना, उसको कंप्लीट कर देना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेट करना, मिलाना, शामिल करना। इंटीजर होल और इंटीग्रेट होल में एक। अच्छा है, कोई एक इंटीजर होता है 0, अगर उसको आप 1 से मिला दोगे तो ये क्या हो गया, एक होल हो गया, पूरा एक नंबर बन गया। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेट करना, शामिल करना, कंबाइन करना। इन टू ग्रेट, इंटीग्रेट इन टू ग्रेट, तो इंटीग्रेट इन टू ग्रेट तो सेम आ रहा है ना, सेम मीनिंग। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को शामिल करके उसको एक पूरा कंप्लीट बना दे रहे हो, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेट करना। इनटू वन ग्रेट सिस्टम। लैटिन रूट है इंटीजर, इसका मतलब होता है होल, पूरा कंप्लीट, उसी से बना इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना मतलब किसी चीज़ को एक बड़ा बना देना, ग्रेट बना देना। द सॉफ्टवेयर विल इंटीग्रेट ऑल मॉड्यूल्स टुगेदर। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सबको इंटीग्रेट कर देगा, एक जगह जोड़कर एक पूरा सिस्टम बना देगा। यूनिफाई करना यानी कि जोड़ना, मर्ज करना और कंसोलिडेट करना। मार्क करो कंसोलिडेट को। एक तरफ तो जोड़ा जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, यूनिफाई किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, डिवाइड करना, बांटना, सेपरेट करना और फ्रेगमेंट यानी कि टुकड़े कर देना किसी चीज़ के। तो फ्रेगमेंट को मार्क कर सकते हो आप। अगला वर्ड है रिड्रेस। नाउन भी है, वर्ब भी है। इसका मतलब होता है सुधार या फिर प्रतिकार। रेमेडी या फिर कंपनसेशन, या किसी चीज़ को राइट करना, सुधार करना किसी चीज़ का। रीड्रेस टू फिक्स लाइक रिड्रेसिंग ए वाउंड। ऐसे मान के चलो किसी की ड्रेस फट गई है, लेकिन अब आप उसको कर रहे हो रीड्रेस, तो मतलब क्या, उसको फिर से ठीक कर रहे हो उसकी ड्रेस को। तो रीड्रेस करना, फिर से ठीक करना, चीज़ों को सही करना, करेक्ट करना। टॉर्न रेड ड्रेस थी, उसको हमने रीड्रेस कर दिया, दोबारा से उसको ठीक कर दिया। नीड्स रेमेडी। विक्टिम्स सॉट रिड्रेस फॉर जस्टिस। विक्टिम्स को क्या चाहिए होता है, रिड्रेस की ज़रूरत होती है। इनजस्टिस हुआ विक्टिम के साथ, अन्याय हुआ है, तो उसके लिए फिर उनको क्या चाहिए, रिड्रेस चाहिए कि भाई चीज़ों को ठीक किया जाए। रेमेडी, कंपनसेशन और रेक्टिफिकेशन, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करो रेक्टिफिकेशन को, किसी चीज़ को रेक्टिफाई करना मतलब उसको ठीक करना। कंपनसेशन यानी कि हट जाना, और रेमेडी। एक तरफ तो इसका भाई सुधार करा जा रहा है, दूसरी तरफ डैमेज किया जा रहा है, इंजरी करी जा रही है और हार्म, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इंटरवेंशन। नाउन होता है, हस्तक्षेप को बोलते हैं इंटरवेंशन। इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट टू चेंज अ सिचुएशन। कोई एक सिचुएशन है, उसको बदलने के लिए, उसको ऑल्टर करने के लिए आप इंटरफेयर कर रहे हो, उसी को बोलते हैं इंटरवेंशन। इंटरवीन, इंटरवीन से बना है, इंटर मतलब अंदर और वीन मतलब टर्न करना, वेंट एंटर करना। तो इंटरवीन का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में आ जाना। वेंट एंटर इनटू द मैटर, तो आप किसी मैटर के इंटर यानी कि अंदर, वेंट मतलब चले गए, तो आपने अंतर किसी के एंटर कर लिया किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ में, तो आपने उसको इंटरवीन करा है। लैटिन वर्ड है इंटरविनायर, टू कम बिटवीन, किसी चीज़ के बीच में आना। तो मतलब क्या, आप किसी चीज़ के बीच में आओगे तो आप हस्तक्षेप करोगे। द डॉक्टर्स इंटरवेंशन सेव्ड द पेशेंट्स लाइफ। बीमारी चल रही थी किसी पेशेंट को, डॉक्टर ने करा इंटरवेंशन, तो डॉक्टर क्या हुआ, एंटर करा उस सिचुएशन में, तो उसने क्या करा, पेशेंट की लाइफ को बचाया। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप। इंटरफेरेंस, मीडिएशन और इन्वॉल्वमेंट, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे निग्लेक्ट करना, अवॉइडेंस और विड्रॉवल। अगला वर्ड है एनोमली। नाउन होता है ये, असामान्यता को बोलते हैं एनोमली। समथिंग इरेगुलर, एबनॉर्मल। एनोमली, एबनॉर्मली, एनोमली, एबनॉर्मली, समझ में आ रहा है ना, सेम है। एनोमली, एबनॉर्मली। एक अनॉर्मल मतलब जो चीज़ नॉर्मल नहीं है तो वो एनोमली है। नो मैल फंक्शन, कोई चीज़ का एनोमल मतलब नॉर्मल नहीं है, मैल फंक्शन कर रही है, उसी को बोलते हैं एनोमली। ग्रीक वर्ड है एनोमेलोस, उसका मतलब होता है अनइवन, जो सामान्य नहीं है, असामान्य, तो उसी को बोलते हैं एनोमली। तो एनोमली तो एबनॉर्मली से ही याद हो जाएगा। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एन एनोमली इन द रिजल्ट। साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर करा है, एक एनोमली, ठीक है, यानी कि असमानता देखी है किस चीज़ में, रिजल्ट्स में। इरेगुलरिटी, एबनॉर्मेलिटी और डेविएशन, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क कर सकते हो उसमें से आप डेविएशन को। एक तरफ तो इरेगुलरिटी है, एबनॉर्मलिटी है, तो इसका उल्टा एंटोनिम रहेगा नॉर्मेलिटी।
रेगुलरिटी एंड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट अगला वर्ड है अंडरस्कोर, वर्ब होता है जोर देना, टू एम्फेसाइज और हाईलाइट। अंडर स्कोर अंडरलाइन करना, एम्फेसाइज यानी कि जोर देना। इन वर्ड वी अंडरस्कोर टेक्स्ट, ऐसा समझो। स्कोर क्या होता है आपका? मार्क्स, आपके जो मार्क्स आ रहे। कोई टीचर, अच्छा स्कूल टाइम में क्या होता था, जो टीचर हमारा टेस्ट लेते थे, सपोज करो आपके 10 में से 8 मार्क्स आ गए, तो टीचर क्या करते थे, आपको बोल देते थे कि हाँ 8 मार्क्स है, कोई इतना खास वो नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर आपके मार्क्स 10 में से 2 आए हैं, तो फिर इस चीज़ को अंडर स्कोर, तो आपका स्कोर जो है वो अंडर है, तो फिर टीचर क्या करता था, इस पर बहुत जोर देता था, आपको बोलता था कि 2 नंबर आए हैं, और अगर 0 आ जाते थे तो कहता था डबल अंडे आए हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से बोलता था। स्कोर अगर कम है तो उस पर जोर दिया जाएगा। अंडर स्कोर जोर देना, एम्फेसाइज करना, हाईलाइट करना, याद हो गया। दिस केस अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, ये जो केस है ये अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी जो सुरक्षा की जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसको अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है। एम्फेसाइज जोर देना, स्ट्रेस करना और हाईलाइट, ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे इग्नोर करना, ओवरलुक नज़रअंदाज कर देना, और डाउन प्ले करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करने को ही बोलते हैं। अगला है रोबस्ट, एडजेक्टिव होता है, मजबूत को बोलते हैं रोबस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और इफेक्टिव, काफ़ी मजबूत है, स्टर्डी है, इफेक्टिव है, उसको बोलते हैं रोबस्ट। रोबस्ट, रोबोट बस्टिंग, अच्छा रोबोट क्या होता है? रोबोट बहुत मजबूत होता है, रोबोट किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, बस्ट कर सकता है। तो रोबस्ट मतलब रोबोट बस्ट कर देगा, और ये कोई रोबोट कितना मजबूत है कि इतना मजबूत है कि बस्ट ही कर देगा। तो रोबस्ट, रोबोट ऐसा है कि बस्टिंग हो जाएगी उससे, तो रोबस्ट यानी कि बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, तो स्ट्रॉन्ग। रोब बेस्ट, स्ट्रॉन्ग रोब। अच्छा बेस्ट रोब कौन सी हो सकती है? वो जो स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो रोबस्ट का मतलब समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग से है। रोबस्टस लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है ओकन या फिर स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग मजबूत को ही बोलते हैं रोबस्ट। ही हैज़ अ रोबस्ट इम्यून सिस्टम, उसका कैसा इम्यून सिस्टम है? काफ़ी रोबस्ट, मजबूत। इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो बीमारियों से लड़ने का आपका सिस्टम होता है बॉडी का। तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बहुत मजबूत रोबस्ट सिस्टम होता है, उनको बीमारियां नहीं होती। जो हमारे दादा वाली जो पीढ़ियाँ थी ना, जो दादा वाली जो पीढ़ी थी, उसमें लोग बहुत कम बीमार होते थे, तो उनका इम्यून सिस्टम कैसा था? रोबस्ट। मुझे ध्यान है मेरे दादाजी को कभी कोई बुखार तक भी नहीं आया, तो वो वाली जो पीढ़ी थी ना, इतनी ज़्यादा मजबूत थी वो, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है क्या है? काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट, स्टर्डी, विग्रस और पावरफुल। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, स्टर्डी, विग्रस और पावरफुल। तीनों का मतलब मजबूत से, ताकतवर से है। अब एक तरफ ताकतवर है, विग्रस है, पावरफुल है, तो दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? कमज़ोर, फ्रेजाइल और फीबल। फीबल को मार्क करो, कई बार आया, फ्रेजाइल कई बार आ चुका है, ठीक है जी। और इसमें से आप विग्रस और स्टर्डी को मार्क करेंगे। ये वर्ड्स जो मैं मार्क कराता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से नोटबुक्स में इनको लिख लिया करें, ठीक है। और ये जो रोबस्ट, ये जो डेली वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे रोबस्ट हो गया, आगे फिर ओनस आएगा, ये जो नंबरिंग में मैंने वर्ड सेलेक्ट करके देख रखे हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, और जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। इन सबको एक अलग से नोटबुक बनाएं, उसमें ज़रूर लिखें, ये वर्ड्स ही आपको एग्जाम में मिलते हैं बेटा। ओनस दायित्व या फिर बोझ, रेस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन। ओनस का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, दायित्व, बोझ, ठीक है। ऑन अस, ऑन अस हमारे ऊपर है क्या? जिम्मेदारी। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अस, तो ओनस का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑनस, ओनस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपोजिट ऑफ बोनस, ओनस बोनस, तो बोनस तो फायदा होता है, और ओनस क्या होता है? बर्डन, यानी कि जिम्मेदारी होती है, ओनस यानी कि बर्डन। द ओनस इज ऑन स्टूडेंट्स टू कंप्लीट असाइनमेंट्स। ओनस जो है, जो जिम्मेदारी है, वो स्टूडेंट्स के ऊपर है, टू कंप्लीट असाइनमेंट, कि भाई वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। ड्यूटी बोल सकते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन, मार्क कर लो ऑब्लिगेशन को। एक तरफ तो भाई ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, बोझ है, दूसरी तरफ एग्जाम्पशन, छूट मिली है, फ्रीडम है और इम्यूनिटी है, तीनों का मतलब वही है, छूट से। नेक्स्ट अगला वर्ड है स्टैंड अलोन, एडजेक्टिव होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट। स्टैंड अलोन, ये अपने आप में वर्ड ही देख लो, स्टैंड और अलोन। कोई चीज़ अगर अकेली खड़ी है तो वो कैसी? इंडिपेंडेंट है। तो स्टैंड अलोन फ़ोन कैसा हो गया? उसमें किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, स्टैंड अलोन मतलब वो बस फ़ोन ही काफ़ी है। मॉडर्न, अच्छा आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं, जो मोबाइल स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, वो कैसे हैं? वो स्टैंड अलोन है, वो बिल्कुल अलग है, उनमें वायर नहीं है। पहले क्या होता था? वायर का फ़ोन होता था, ठीक है, पहले वायर का फ़ोन होता था, लेकिन अभी क्या है? अभी तो वायर नहीं है, अभी तो वो स्टैंड अलोन है, इंडिपेंडेंट फ़ोन है। इट कैन फंक्शन एज अ स्टैंड अलोन ऐप। ये जो है कैसे काम कर सकती है? ये ऐप एक स्टैंड अलोन ऐप के रूप में काम कर सकती है, इंडिपेंडेंट ऐप के। इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस और सेल्फ सफिशिएंट, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। ऑटोनोमस को इसमें से आप मार्क कर सकते हो।
एक तरफ तो इंडिपेंडेंट है, दूसरी तरफ डिपेंडेंट है, कनेक्टेड जुड़ा हुआ है और अटैच्ड है, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है सफाइस। वर्ब होता है, इसका मतलब होता है पर्याप्त होना, टू बी एनफ। कोई चीज़ अगर काफ़ी है उसको बोलते हैं सफाइस करना। सफाइस SUFFICE, तो इसका सफिशिएंट भी तो इसी से बना है, सफाइस यानी कि सफिशिएंट, पर्याप्त होना। सप्लाई अगर एनफ है तो वो कैसी है, सफाइस है। सफिशिएंट से बना है, टू बी एडिक्वेट, कोई चीज़ पर्याप्त होना, भरपूर होना। अ ब्रीफ नोट विल सफाइस, तो एक ब्रीफ नोट काफ़ी हो जाएगा, तो सफाइस मतलब काफ़ी होना, सफिशिएंट होना। तो सफाइस को आप सफिशिएंट से याद कर लेना, ठीक है, सफिशिएंट से आप इसको यहाँ पर याद कर लेना। एनाफ है कोई चीज़, सेटिस्फाई है, बी एनाफ और सर्व कर रही है, तीनों जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे लैक, फॉल शॉर्ट और फेल। इसका अगर आप मीनिंग याद कर लोगे ना, उसी से काम चल जाएगा। अगला वर्ड है अबैंडन। वर्ब होता है त्यागना या फिर छोड़ना, टू गिव अप कंप्लीटली। कंप्लीट तरीके से अगर आप गिव अप कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो किसी चीज़ को, तो उसका मतलब होता है अबैंडन। अ बैंड ऑन, एक बैंड था ऑन, वो कहाँ छूट गया, स्टेज पर। एक बैंड हमारा स्टेज पर छूट गया, अबैंड ऑन स्टेज, तो अबैंडन मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया। अबैंडेंट चाइल्ड, कोई बच्चा है, अबैंडेंट चाइल्ड होते हैं ना बहुत सारे, जो बच्चों को छोड़ देते हैं, तो वो बच्चे कैसे होते हैं, जो बच्चे ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, अनाथ कर दिए जाते हैं, तो वो कैसे बच्चे हैं, अबैंडेंड चाइल्ड है वो। फ्रेंच वर्ड है अबेंडन, इसका मतलब होता है सरेंडर करने वाला, तो वही उसी से बना है अबेंडन। और ये वर्ड वैसे आपको याद होगा, इतना ज़्यादा इसमें जोड़ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब भी वोकैब पढ़ने की कोशिश की होगी किसी भी बुक से, सबसे पहले आपको यही वर्ड्स देखने को, ये वाला वर्ड आपको देखने को मिलता है। ही अबेंडेंड हिज कार ड्यूरिंग द स्टॉर्म, उसने अपनी कार को छोड़ दिया स्टॉर्म, यानी कि तूफान आ गया बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा तूफान आया, तो फिर उसने अपनी कार को छोड़कर वो कहीं चला गया। डेजर्ट, फॉरसेक और रेलिंक्विश, तीनों इसके सिनोनिम्स रहेंगे। रेलिंक्विश को मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो तीनों का मीनिंग सेम है, छोड़ना या त्यागना। दूसरी तरफ रिटेन करना मतलब रखना, कंटिन्यू करना, और एडॉप्ट यानी कि अपना लेना, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हुए, उम्मीद करता हूँ सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और साथ के साथ आपको याद भी हो गए होंगे। लास्ट में अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तब तो चीज़ें रट जाएंगी। चलिए भाई, अब ईडियम्स करेंगे। पहला है प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस यानी कि फायदे, कॉन्स मतलब नुकसान, तो फायदे और नुकसान, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लेट्स वे द प्रोस एंड कॉन्स बिफोर डिसाइडिंग, किसी चीज़ को डिसाइड करने से पहले प्रोस एंड कॉन्स, उसके फायदे और नुकसान हमको वे कर लेने चाहिए, माप लेने चाहिए। विद आ वेंजियंस, ज़बरदस्त तरीके से, विद ग्रेट फोर्स या फिर इंटेंसिटी। ही केम बैक टू क्रिकेट विद आ वेंजियंस, वो वापस क्रिकेट में आया कैसे, एक वेंजियंस के रूप में। कैसे मतलब बहुत ज़बरदस्त, रोबस्ट तरीके से आया, मजबूत तरीके से। अ क्लोज शेव, बाल बाल बचना, नैरो एस्केप, आप बहुत ही बाल बाल बचे हो, तो मतलब एक क्लोज शेव हुआ है आपका। द ड्राइवर हैड अ क्लोज शेव इन द एक्सीडेंट, तो ड्राइवर का कैसा है, बहुत बाल बाल बचा है एक्सीडेंट के अंदर। एल्बो ग्रीस, कड़ी मेहनत, हार्ड एफर्ट, क्लीनिंग दिस रस्ट नीड्स एल्बो ग्रीस। आपने कभी उनको देखा है, जो फौजी लोग होते हैं, आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड चल रही होती है, कभी कभी उनको अपने हाथों के बल रेंग कर जाना पड़ता है। अगर वो अपने हाथों के बल रेंग कर जाएंगे तो उनके हाथ छिल जाएंगे, उनके हाथ छिल जाएंगे, उस पर फिर उनको ग्रीस लगाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो अगर ग्रीस, एल्बो ग्रीस करा जा रहा है, अगर उनकी कोहनियों को, हाथों को, एल्बो की कोहनी, तो कोहनी को अगर आप ग्रीस कर रहे हो, मतलब क्या, आपने कुछ हार्डवर्क किया। क्लीनिंग दिस रस्ट नीड एल्बो ग्रीस, तो इस रस्ट को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्बो ग्रीस, यानी कि बहुत हार्ड एफर्ट लगेंगे। फ्रेजल वर्ब्स, बिल्ड इन, शामिल करना, इंक्लूड एज पार्ट ऑफ डिज़ाइन। बिल्ड इन का मतलब होता है इंक्लूड कर लेना किसी चीज़ को। द कार हैज़ GPS बिल्ट इन, तो कार के अंदर क्या है, एक GPS इंक्लूड है, उसके अंदर ही लगा हुआ है, तो बिल्ड इन मतलब अंदर ही शामिल होना। बम्प इनटू का मतलब होता है अचानक से मिलना, मीट अनएक्सपेक्टेडली। आई बम्प्ड इनटू माय प्रोफेसर एट द मॉल, मॉल में घूम रहा था मैं और मुझे मेरे प्रोफेसर अचानक से बम्प इनटू हुए, यानी कि मिले, अचानक से मिलना, मीट अनएक्सपेक्टेडली। बर्न डाउन, बर्न का मतलब जलना, और डाउन मतलब कोई चीज़ जलकर डाउन यानी कि नीचे गिर गई, तो मतलब क्या, जलकर नष्ट हो गई है। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली बाय फायर, फायर से कंप्लीट तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। द थिएटर बर्नड डाउन लास्ट नाइट, तो थिएटर जो था वो क्या हो गया, जलकर बिल्कुल नष्ट हो गया लास्ट नाइट, पिछली रात को। बर्नआउट, बर्नआउट का मतलब तो थक जाने को बोलते हैं, एग्जॉस्ट होना ड्यू टू ओवरऑल। जब आप बहुत सारा काम कर लेते हो, बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हो, तो क्या हो जाता है, आप थक जाते हो। ही बर्नड आउट आफ्टर मंथ्स ऑफ स्ट्रेस, महीनों तक स्ट्रेस लेने के बाद वो क्या हो गया, बर्न आउट हो गया, यानी कि थक गया।
वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करते हैं। सोमनीलोकिस्ट देख रहे हो बेटा, सब कुछ एक ही क्लास में मिल जाता है, सारे जितने फॉर्मेट हो सकते हैं वो आपके सब कुछ आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट एक सिंगल क्लास में मिल जाता है। तो जितने बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, आपको वर्ड्स लग रहा है कि हाँ भाई कंटेंट में दम है, तो अभी के अभी लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। सोमनीलोकिस्ट, नींद में बोलने वाला। सोमनी का मतलब होता है स्लीप और लोकोय का मतलब होता है स्पीक। तो कोई व्यक्ति सो भी रहा है और बोल भी रहा है, तो मतलब क्या, किसी को अगर सोने के टाइम पे बोलने की बीमारी है, उसको समस्या है, तो उसको बोलते हैं सोमनीलोकिस्ट। बहुत सारे आपके घर में भी होगा कोई ना कोई जो सोते सोते बड़बड़ाता रहता है, बोलता रहता है, तो उसको बोलते हैं सोमनीलोकिस्ट। स्लीप टॉकर, सोते सोते बोलने वाला। तो लैटिन रूट है सोमनस स्लीप और लोकी मतलब स्पीक बोलने वाला। ही इज़ आ सोमनीलोकिस्ट, ही मम्बल्स इन स्लीप। तो वो क्या करता है, बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है स्लीप के अंदर। अकॉर्ड, समझौता या फिर सहमति। अकॉर्ड, अकॉर्ड इन म्यूजिक, अगर म्यूजिक में कोई कोड लगा दी जाए, कोड मतलब एक धुन लगा दी जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हारमोनी होती है, वो तो बहुत अच्छी बात है ना। और अकॉर्ड, अकॉर्ड से आप ये समझ लो अकॉर्डिंग इसी से बना है, ठीक है, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग काम हो रही है, उसकी सहमति से काम हो रही है। लैटिन वर्ड है ऐड, इसका मतलब होता है टू और कोड, अकॉर्ड, ठीक है। तो हार्ट से आपके मन की बात हो रही है, तो मतलब क्या, अकॉर्ड। दे रीच एन अकॉर्ड आफ्टर आवर्स ऑफ टॉक, घंटों तक बातचीत चलती रही और फिर उसके बाद वो कहाँ पर पहुंचे, एक अकॉर्ड में, यानी कि एक समझौते में पहुंचे। यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु। यू का मतलब होता है गुड, अच्छा, और थेनोस होता है थेनोस नहीं, थेनाटोस, थेनाटोस होता है डेथ। अच्छी डेथ किसको बोलोगे, अच्छी डेथ वही तो है जो आपकी मर्जी से डेथ आए, आप अपनी मर्जी से डेथ को पाएं, उसी को तो एक अच्छी डेथ बोलेंगे। अचानक से डेथ आ गई तो वो अच्छी तो नहीं हो सकती। तो इच्छा मृत्यु क्या है, जब आप अपनी इच्छा से मर भी सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सफ़र करते हैं लाइफ में, बहुत कोई खतरनाक बीमारी हो जाती है, सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, लोग चाहते हैं कि हमारी इच्छा उन लोगों की इच्छा ये हो जाती है जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कि अपनी इच्छा से वो मर पाएँ। तो यूथनेशिया क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप अपनी इच्छा से डेथ कर सकते हो, मर सकते हो। द एथिक्स ऑफ यूथनेशिया आर डिबेटेड वर्ल्ड वाइड। यूथनेशिया की जो एथिक्स हैं, इच्छा मृत्यु की जो एथिक्स हैं, वो डिबेट करे जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। विंडफॉल, कुछ देशों में ना ये चीज़ को लीगल कर दिया गया है, यूथनेशिया को लीगल कर दिया गया है कि भाई आप अपनी इच्छा से मर सकते हो। अगर कोई खतरनाक बीमारी लगी है, बॉडी अब सफ़र ही करेगी, साल भर 2 साल अगर ये बॉडी सफ़र ही करेगी और लोग नहीं झेल पा रहे हैं उस स्ट्रेस को, जिनको वो बीमारी है, तो फिर वहाँ पर क्या है कि वो यूथनेशिया को ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पर वो अपनी इच्छा से मर सकते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स उनको कुछ पॉइजन वगैरह देकर स्लो तरीके से उनको डेथ करवा सकते हैं। तो ये कुछ देशों में लीगल है, हमारे देश में तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। विंडफॉल, अचानक मिला लाभ, विंड प्लस फॉल, फ्रूट फॉलिंग अनएक्सपेक्टेडली सडन गेन। विंडफॉल, विंडफॉल क्या है, अचानक मिला हुआ लाभ। आप एक बगीचे में हो, अचानक से विंड आई, हवा चली और फिर वहाँ से पेड़ से एक फल फॉल होकर नीचे गिर गया। तो विंडफॉल क्या है, अचानक मिला हुआ लाभ। इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश का एक वो होता था, फॉलन फ्रूट ब्लोन बाय विंड। तो विंड से अगर कोई चीज़ गिर गई है, फल गिर गया, तो वही है। तो विंडफॉल का एक मीनिंग ऐसा बन गया, पूरा वर्ड बन गया कि भाई विंडफॉल हो रहा है, मतलब अचानक से लाभ मिल रहा है। विनिंग द लॉटरी वॉज अ विंडफॉल फॉर हिम, अचानक से लॉटरी लग गई उसकी, तो वो क्या था, उसके लिए विंडफॉल था, यानी कि अचानक से हुआ लाभ था। फर्स्ट पोर्शन कवर हुआ, अब हम सेकेंड पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, डिटेल में एडिटोरियल को पढ़ेंगे। अनदर चांस, इसका टाइटल है अनदर चांस, दूसरा मौका, ऑन बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। बिहार का SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, एक्सरसाइज एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उसके ऊपर आया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अलाउइंग ऑब्जेक्शंस बियॉन्ड डेडलाइन मे हेल्प रॉन्गली एक्सक्लूडेड वोटर्स। दोबारा से ऑब्जेक्शंस को अलाउ करना, डेडलाइन जो थी, डेडलाइन होती है लास्ट डेट, तो लास्ट डेट के बाद भी ऑब्जेक्शंस को अलाउ करना हेल्प कर सकता है गलत तरीके से एक्सक्लूडेड वोटर्स को, जो गलत तरीके से एक्सक्लूड कर दिए गए थे, गलत तरीके से वोटर्स को हटा दिया गया था, उनको हेल्प कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया September 1st 2025 ऑर्डर ऑन बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR एक्सरसाइज offers a crucial lifeline to voters who found themselves wrongfully excluded from the draft electoral rolls। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का September 1st 2025 को एक ऑर्डर आया बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, एक्सरसाइज पर,
वो ऑफर करता है क्रूशियल लाइफलाइन, एक अच्छी हेल्प मिलती है वोटर्स को। हु फाउंड देमसेल्फ रॉन्गफुली, जो वोटर्स बिना बात के गलत तरीके से निकाल दिए गए थे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से, लिस्ट से जिनका नाम हट गया था, उनको हेल्प करता है कि भाई आपका नाम शामिल हो जाए। द कोर्ट्स रूलिंग एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज क्लैरिफिकेशन that claims and objections can continue to be filed even after the deadline represent a welcome move in an exercise that has raised questions about transparency and fairness. सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, ऑर्डर आया और इलेक्शन कमीशन की क्लैरिफिकेशन आई जो क्लेम करता है कि भाई क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस जो हैं, जो विरोध है, जो आपत्तियां हैं, उनको कंटिन्यू करा जा सकता है, उनको फाइल किया जा सकता है इवन आफ्टर द डेडलाइन लास्ट डेट के बाद भी उनको आप फाइल कर सकते हो। रिप्रेजेंटेड वेलकम मूव, और ये क्या है, ये एक वेलकम मूव है इन एन एक्सरसाइज, इस एक ऐसी एक्सरसाइज में दैट हैज़ रेज्ड क्वेश्चन, जिसने सवाल खड़े किए थे अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, पारदर्शिता पर और साफ सुथरी व्यवस्था पर जिसने सवाल खड़े किए थे, उसकी तरफ एक वेलकम मूव है। द ECI जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हैज़ कन्फर्म, उसने कन्फर्म किया है दैट एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर September 1, 2025 will be considered after the electoral roll is finalized with the process continuing until the last date for filing of nominations। इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किया कि जो एप्लीकेशन सबमिट हुई होंगी 1 सितंबर 2025 के बाद विल बी कंसिडर्ड, उनको कंसिडर किया जाएगा। इलेक्टोरल रोल जब फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद इन एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा विद द प्रोसेस के साथ में कंटिन्यूइंग अंटिल द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन की लास्ट डेट फाइनलाइज होने तक उसको करा जाएगा कंसिडर। दिस एंश्योर्स दैट, ये एंश्योर करता है या आश्वस्त करता है कि जो इंक्लूजन्स हैं और एक्सक्लूजन्स हैं, भाई वोट लिस्ट में किन्हीं वोटर्स का नाम शामिल करना, उसको हटा देना, ये चीज़ जो है कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द फाइनल रोल में भी उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग एक्सक्लूडेड वोटर्स विद अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी फॉर रिड्रेस थ्रू देयर आधार कार्ड। हाँ, ये बात कही गई है कि भाई जो एक्सक्लूडेड वोटर्स हैं, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगी अपनी आधार कार्ड के थ्रू चीज़ों को रिड्रेस करने के लिए, चीज़ों को ठीक करवाने के लिए। हाउएवर, लेकिन द ECI's नंबर रेज आ क्यूरियस क्वेश्चन, लेकिन जो ECI's के जो नंबर्स हैं ना, वो रेज करते हैं क्यूरियस, एक जिज्ञासु क्वेश्चन को। वाइल ओवर 15 लाख न्यू वोटर्स रजिस्टर्ड यूजिंग फॉर्म 6, ओनली अराउंड 30,000 क्लेम्स were filed for re-inclusion of the approximately 65 lakh excluded names। 15 लाख से ओवर, यानी कि उससे ज़्यादा नए वोटर्स रजिस्टर्ड यूजिंग फॉर्म 6 के थ्रू उनको रजिस्टर किया गया। ओनली अराउंड 33,000 क्लेम्स वर फाइल्ड फॉर री इंक्लूजन, और केवल 33,000, कितने, 15 लाख में से केवल 33,000 क्लेम्स आए हैं कि भाई उनको री इंक्लूजन करा जाए ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 65 लाख एक्सक्लूडेड नेम्स। 65 लाख एक्सक्लूडेड नेम्स थे जो रिपीट हो रहे होंगे, जिनके अलग अलग वोट्स दो जगह पर आ गए होंगे, एक्सक्लूड किया गया, और उनमें से केवल 33,000 ने क्लेम करा है, तो एक इतना बड़ा नंबर नहीं है। दिस लार्ज डिफरेंस बिकम्स इवन मोर कंसर्निंग दिस लार्ज डिफरेंस बिकम इवन more concerning when one considers that both categories use form 6, potentially leading to confusion in the data presented to the court। तो ये जो लार्ज डिफरेंस है, अच्छा नंबर यार छोटा नहीं है यार, काफ़ी बड़ा नंबर, 33,000 है, 3300 मेरे दिमाग में चल रहा था, 33,000 नंबर से तो काफ़ी बड़ा नंबर है। दिस लार्ज डिफरेंस बिकम इवन मोर कंसर्निंग, ये काफ़ी बड़ा बन गया, काफ़ी चिंताजनक बन गया। वैन वन कंसिडर, जब कोई कंसिडर करता है दैट बोथ कैटेगरीज यूज फॉर्म 6, कि जब दोनों कैटेगरीज ने फॉर्म 6 यूज़ करा है, पोटेंशियली लीडिंग टू कॉन्फ्लेशन, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है डाटा में प्रेजेंटेड टू द कोर्ट। कॉन्फ्लेशन का मतलब होता है गड़बड़ी होना, तो जो भी डाटा कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तो वहाँ पर एक गड़बड़ी देखी गई है। दिस डाटा कन्फ्यूजन फीड्स इनटू अ ब्रॉडर डिस्प्यूट बिटवीन द ECI एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो डाटा का कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बहुत बड़ी डिस्प्यूट ECI के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्रिएट कर सकता है, ये वो पैदा करने की क्षमता उसके अंदर है। वाइल द ECI क्लेम्स, जब ECI क्लेम करता है यूजिंग इट्स डेली डाटा रिपोर्ट्स, अपनी डेली डाटा रिपोर्ट्स देता है, दैट पार्टीज फेल टू असिस्ट एक्सक्लूडेड वोटर्स, कि भाई पार्टीज जो हैं वो फेल हुई हैं असिस्ट करने में एक्सक्लूडेड वोटर्स को। पार्टीज कंटेंट दैट, पार्टीज ये आरोप लगाती हैं कि दे डिड रेज क्लेम्स, कि उन्होंने क्लेम करे हैं
बट दीज वर नॉट प्रॉपरली प्रोसेस्ड बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स। ईसीआई कहता है कि पार्टीज फेल हुई हैं, एक्सक्लूडेड वोटर्स अगर हैं उनके रिड्रेस करवाइए, उनका नाम दीजिए, लेकिन पार्टीज कहती हैं कि हमने क्लेम करे हैं लेकिन उनको प्रोसेस नहीं करा गया ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के द्वारा। तो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं। रिकॉग्नाइजिंग दिस चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करते हुए, पहचानते हुए, द कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, द कोर्ट हैज़ वाइजली डायरेक्टेड दैट द बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यूज पैरालीगल वॉलंटियर्स टू असिस्ट वोटर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है, वाइजली डायरेक्शन दी है कि जो बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है यूज़ करेगी वो पैरालीगल वॉलंटियर्स को, वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी इच्छा से काम करते हैं, असिस्ट करने के लिए वोटर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को। द कोर्ट्स इंटरवेंशन अपीयर्स टू रिफ्लेक्ट कंसर्न्स दैट मिरर डाटा ड्रिवन investigations including by The Hindu which have identified unusual patterns in the exclusion list pointing to anomalies। कोर्ट का इंटरवेंशन, कोर्ट ने इंटरफेयर किया बीच में। अपीयर्स वो ऐसा लिखता है कि भाई टू रिफ्लेक्ट कंसर्न्स, जो चिंताएं उठ रही थी उनको रिफ्लेक्ट करते हुए, दैट मिरर डाटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन, जो मिरर डाटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन है, जो डाटा में गड़बड़ी है उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए जो जांच है, इंक्लूडिंग बाय द हिंदू के भी उसमें एक जांच शामिल है, विच हैव आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाई करते हैं अनयूजुअल पैटर्न्स को, असामान्य पैटर्न्स को जो यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इन द एक्सक्लूजन लिस्ट। जो एक्सक्लूजन लिस्ट क्या है, जो हटा दिए गए वोटर्स की लिस्ट है उसको, पॉइंटिंग टू एनोमलीज, तो वहाँ कहीं ना कहीं एनोमलीज पाई जा रही है, एबनॉर्मलिटीज पाई जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स आज का थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, तो बोर्ड नहीं होंगे, ठीक है, बोर्ड नहीं होंगे इसमें आप, और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स फर्दर वैलिडेट दीज फाइंडिंग्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स जो है वो फर्दर वैलिडेट करती हैं इन फाइंडिंग्स को, ठीक है, उनको सत्यापित करती हैं चीज़ों का। ग्राउंड रिपोर्ट्स फर्दर वैलिडेट दीज फाइंडिंग्स अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर रोबस्ट करेक्टिव मेजर्स, और क्या करती है, अंडरस्कोर करती है नीड, जो ज़रूरत है एक रोबस्ट करेक्टिव मेजर्स की। भाई इन चीज़ों को सुधार करने के लिए, करेक्टिव मेजर्स के लिए एक रोबस्ट, एक मजबूत सिस्टम चाहिए, तो उसकी ज़रूरत यहाँ पर मिलती है। द ओनस इज ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू रेस अबव नैरो सेल्फ इंटरेस्ट एंड एक्टिवली असिस्ट जेन्युइनली एक्सक्लूडेड वोटर्स। ओनस जो है, जो जिम्मेदारी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर है, टू राइज अबव नैरो सेल्फ इंटरेस्ट, कि भाई वो सेल्फ इंटरेस्ट जो अपना निजी स्वार्थ है ना उससे ऊपर उठे, एंड एक्टिवली असिस्ट करें जेन्युइनली एक्सक्लूडेड वोटर्स, जो हकीकत में, जो सही मायने में एक्सक्लूडेड वोटर्स हैं जिनका नाम कट गया है, उनको बहुत तरीके से उनको असिस्ट करें, उनकी सहायता करें, ना कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर काम करें। द डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिमांड्स सच सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो हमारा लोकतंत्र का प्रोसेस है, वो डिमांड करता है, उसमें ज़रूरत है इस तरीके की सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी, सिविक यानी कि सिविल, सिविक को आप सिविल से समझ लीजिए। फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, सारी पार्टीज से ये प्रोसेस, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो डिमांड करती है कि इस जिम्मेदारी को सभी पार्टीज बहुत तरीके से निभाएं, हर वोटर को इंश्योर करें कि उसका वोट लिस्ट में होना ही चाहिए। फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स, अगले स्टेप्स के लिए ईसीआई मस्ट रिकॉग्नाइज, ईसीआई को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए आधार को एज अ वैलिड स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट अनफेयर एक्सक्लूजन्स अमंग द 99.5% ऑफ दोज इन द ड्राफ्ट रोल हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड द रेस्ट। अगले स्टेप्स में ईसीआई को रिकॉग्नाइज करना चाहिए आधार कार्ड को एक वैलिड स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट, एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानना चाहिए, जिससे कि प्रिवेंट करा जा सके, बचाया जा सके अनफेयर एक्सक्लूजन, जो 95% ऑफ दोज इन द ड्राफ्ट रोल जो हटा दिए गए हैं उनको कहीं ना कहीं बचाया जा सके। हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड द रेस्ट, जिन्होंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी उनका नाम अगर हट गया है तो आधार कार्ड के थ्रू चीज़ों को ठीक करने की एक परमिशन होनी चाहिए। गिवन दैट आधार सर्व्स एज अ सफिशिएंट प्रूफ फॉर द एक्सक्लूडेड टू फाइल क्लेम्स, इट शुड लॉजिकली सफाइस फॉर दोज ऑलरेडी ऑन द ड्राफ्ट रोल। आधार कार्ड को बताया जाता है कि भाई ये सर्व करता है, ये काम करता है कैसे, एज सफिशिएंट प्रूफ फॉर द एक्सक्लूडेड टू फाइल क्लेम्स, कि भाई आप इससे क्लेम कर सकते हो, जो जिनका नाम हट गया है वो इससे क्लेम कर सकते हैं आधार कार्ड से।
इट शुड लॉजिकली सफाइस फॉर दोज ऑलरेडी ऑन द ड्राफ्ट रोल। ऑलरेडी जो ड्राफ्ट रोल पर हैं उनको भी ये पर्याप्त होना चाहिए। द बिहार SIR एक्सपीरियंस ऑफर्स लेसन्स फॉर फ्यूचर इलेक्टोरल रोल रिविजन। बिहार का जो SIR एक्सपीरियंस रहा वो ऑफर करता है, ये एक ऐसा पाठ सिखाता है, ऐसा लेसन सिखाता है फॉर फ्यूचर इलेक्टोरल रोल रिविजन के लिए कि भाई चीज़ों को तरीके से किया जाना चाहिए। द ECI must abandon its technocratic, short deadline-driven approach in favor of intensive revisions spread over longer periods, allowing thorough door-to-door verification. ECI को abandon करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अपने technocratic, short deadline-driven approach, जो एक बहुत छोटी सी डेट देता है ECI कि भाई चीज़ों को ठीक कर लीजिए, in favor of intensive revision spread over longer periods। तो ECI को छोड़ना चाहिए ये चीज़ कि भाई आप अपनी जो टेक्नोक्रेटिक है ना, जो आपकी जो व्यवस्था है, एक शॉर्ट डेट जो देते हो आप, उसको कहीं ना कहीं ठीक किया जाना चाहिए, एक लंबा पीरियड दिया जाना चाहिए सभी वोटर्स को जिनका नाम एक्सक्लूड कर दिया गया है। अलाउइंग थोरो डोर टू डोर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, घर घर जा कर के चीज़ों को ठीक किया जाना चाहिए। अ क्लीन इलेक्टोरल, अच्छा यार वोटिंग इतना बड़ा मुद्दा है, डेमोक्रेसी है, लोगों की सरकार है, लोग सरकार चुन रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास वोट डालने का राइट नहीं है, इसका मतलब सरकार में उसका इंटरफेरेंस खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं है ना, वो तो फिर एक म्यूट स्पेक्टेटर हो गया ना वो तो एक। तो वहाँ पर क्या है, वोटिंग इतना बड़ा मुद्दा है कि हर व्यक्ति के पास, इस देश के हर व्यक्ति के पास वोटिंग का राइट तो होना ही चाहिए। हर कोई व्यक्ति अगर किसी का नाम नहीं आया तो ये बहुत बड़ा अपराध है उस व्यक्ति के खिलाफ। अ क्लीन इलेक्टोरल रोल कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू हरीड एक्सरसाइजेज दैट प्रायोरिटाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओवर वोटर राइट्स। एक क्लीन इलेक्टोरल रोल कैन नॉट बी अचीव, एक साफ सुथरा वोटिंग लिस्ट अचीव नहीं करी जा सकती थ्रू हरीड एक्सरसाइज। अगर जल्दबाजी में एक्सरसाइज करी जाएंगी, जल्दबाजी में लिस्ट बनाई जाएगी, तो भाई साहब ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। दैट प्रायोरिटाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओवर वोटर राइट्स। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे वोटर राइट की जगह पर, तो फिर अगर भाई एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आपने खुला छोड़ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये होता है कि जल्दी से काम को निपटा दिया जाए, चाहे सही है चाहे गलत है। अगर आप उनको ये करेंगे कि भाई वो हरी तरीके से कर दें, जल्दबाजी में कर जाएं, तो बहुत सारे लोगों के नाम कट जाएंगे और वो वोट से वंचित रह जाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। आज का एडिटोरियल काफ़ी डिफिकल्ट था, 10 आउट ऑफ 10 डिफ़िकल्टी लेवल 10 आउट ऑफ 10 था, इसीलिए आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, बोर भी हुए होंगे क्योंकि ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, बट हाँ मुद्दा तो सीरियस था। काफ़ी कुछ सीखा हमने इस एडिटोरियल से। अब हम करते हैं कॉम्प्रहेंशन MCQs। व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट्स मेन इंटरवेंशन इन द बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोसेस। जो मेन इंटरवेंशन था ना सुप्रीम कोर्ट का, वो पूछ रहा है कि भाई क्या था, बताइए भाई क्या था। पहला ऑप्शन, ऑर्डरिंग फ्रेश इलेक्शंस इन बिहार। बिहार में फ्रेश इलेक्शन का ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं किया, कोई जिक्र नहीं है इस तरीके का। नेक्स्ट, अलाउ करना क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन बियॉन्ड द ओरिजिनल डेडलाइन। हाँ ये ठीक है, ओरिजिनल जो डेडलाइन थी ना, ओरिजिनल जो डेडलाइन थी उसके बाद भी आप क्लेम कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वाई द डिफरेंस बिटवीन न्यू वोटर रजिस्ट्रेशंस एंड री इंक्लूजन क्लेम्स कंसर्निंग। डिफरेंस क्या है नए वोटर रजिस्ट्रेशन में और री इंक्लूजन क्लेम्स में। इट शोज पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन न्यू रजिस्ट्रेशन देन री इंक्लूजन्स। बोथ कैटेगरीज यूज फॉर्म 6। दोनों कैटेगरीज ने हाँ फॉर्म 6 का जिक्र आया था, दोनों कैटेगरीज ने फॉर्म 6 यूज़ करा, लीडिंग टू पॉसिबल डाटा कन्फ्यूजन। तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो सकती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जो नए वोटर रजिस्ट्रेशन है और जो री इंक्लूजन हो रहा है, दोबारा से शामिल करे जा रहे हैं, दोनों ने फॉर्म 6 का यूज़ करा है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा। ए बी ऑप्शन करेक्ट है। वॉट लॉन्ग टर्म रिफॉर्म डज द एडिटोरियल सजेस्ट फॉर इलेक्टोरल रोल रिविजन। क्या सजेशन दिया गया है एडिटोरियल में इलेक्टोरल रोल रिविजन के लिए। कंडक्ट किया जाए रिविजन को एंटायरली ऑनलाइन। ऑनलाइन कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन नहीं, घर घर जाकर के बोल रहा था, डोर टू डोर जाने का। मेकिंग आधार कंपलसरी फॉर ऑल वोटर्स। कंपलसरी तो नहीं, हाँ आधार को एक आप स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट मानेंगे, लेकिन कंपलसरी तो नहीं था। और भी आईडीज़ होती हैं, उनका भी यूज़ हो सकता है, ये तो दोनों ऑप्शन कट गए। एबेंडिंग शॉर्ट डेडलाइन ड्रिवन रिविजन्स फॉर लॉन्गर, डोर टू डोर, हाँ ये ठीक है। जो शॉर्टर डेडलाइन मिलती थी ना, उसको अवॉइड किया जाए, अबेंडन किया उसको छोड़ दिया जाए और डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया जाए। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यही सजेशन एडिटोरियल में हमको मिला था। ग्रामर MCQs करिएगा, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पर एरर आएगा वहीं पर उसको स्पॉट करेंगे।
एप्लीकेशंस सबमिटेड आफ्टर September 1st 2025 वॉज कंसिडर्ड आफ्टर द इलेक्टोरल रोल इज फाइनलाइज्ड। पढ़िएगा ध्यान से। एप्लीकेशंस सबमिटेड आफ्टर September 1st 2025, एप्लीकेशंस प्लूरल बात हो रही है, यहाँ पर एस लगा है, एप्लीकेशन और एप्लीकेशंस की बात हो रही है। यहाँ पर जो सबमिट करी गई हैं September 1st 2025 के बाद, वॉज क्या कर रहा है यहाँ पर तो वर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, तो एप्लीकेशंस वर कंसिडर्ड कहाँ पर है, बी ऑप्शन में गड़बड़ है। सॉरी, या तो देखो वर होना चाहिए था, अगर वर नहीं हो रहा तो दूसरी बात यहाँ पर अगर ध्यान देने वाली बात यह है September 1st 2025 अभी आया नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर है, और फ्यूचर है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा, विल बी कंसिडर्ड। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, बात फ्यूचर की हो रही है। अगर पास्ट की करते तो फिर एप्लीकेशन है, वर करते फिर इसको। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक देखिएगा। द कोर्ट डायरेक्टेड पैरालीगल वॉलंटियर्स टू असिस्ट वोटर्स डैश पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट ऑल्सो राइज अबव नैरो सेल्फ इंटरेस्ट। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है पैरालीगल वॉलंटियर्स को कि भाई वो असिस्ट करें वोटर्स को। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज को भी मस्ट ऑल्सो राइज अबव नैरो सेल्फ इंटरेस्ट, अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ जो है उसको छोड़कर असिस्ट करना चाहिए। एंड से जोड़ो चीज़ों को, एक तरफ कोर्ट ने डायरेक्शन दी पैरा वॉलंटियर्स को कि भाई वो असिस्ट करेंगे वोटर्स को, दूसरी तरफ एंड से जोड़ो पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्या करना चाहिए, अपने जो नैरो सेल्फ इंटरेस्ट है उससे ऊपर उठना चाहिए। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आधार मस्ट रिकॉग्नाइज एज अ वैलिड स्टैंडअलोन डॉक्यूमेंट। आधार मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज अ वैलिड स्टैंडअलोन डॉक्यूमेंट। इंप्रूवमेंट कराना है, मस्ट बी मॉडल है, मॉडल के साथ में आएगा बी, और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। ठीक है, मॉडल प्लस बी और इसके साथ में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर थर्ड फॉर्म की जगह पर इसने केवल रिकॉग्नाइज दिया था। आधार मस्ट रिकॉग्नाइज नहीं, मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, मस्ट बी के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। तो ये काटो, मस्ट रिकॉग्नाइजिंग काटो, आधार मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज टेस्ट पढ़िएगा और इसको अभी करते हैं। आप एक बार जल्दी से इसको फटाफट रीड करिएगा, फिर मैं कराता हूँ। पढ़िएगा भाई, जल्दी से पढ़िएगा इसको, फिर मैं कराता हूँ आपको जल्दी से। चलिए पॉज करेंगे और पॉज करके आप इसको पढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास को वरना लंबी हो जाएगी। क्लॉज टेस्ट। द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट रूलिंग ऑन बिहार SIR प्रोसेस हैज़ बीन हेल्ड एज अ लाइफ लाइन फॉर एक्सक्लूडेड वोटर्स। सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट रूलिंग आई बिहार SIR प्रोसेस में, हैज़ बीन हेल्ड एज अ लाइफ लाइन, क्योंकि उसको लाइफ लाइन के तरीके से देखा जा रहा है, किसके लिए, एक्सक्लूडेड वोटर्स के लिए। बाय अलाउइंग क्लेम्स बियॉन्ड द डैश डेडलाइन द कोर्ट एंश्योर्ड ग्रेटर एक्सक्लूसिविटी। अलाउ करना क्लेम्स को बियॉन्ड द कैसी डेडलाइन, एक्सटेंडेड बढ़ी हुई डेडलाइन नहीं, डेडलाइन तो लास्ट डेट होती है, वो बढ़ी हुई थोड़ी ना हुआ है। बढ़ी हुई अगर होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों उसमें इंटरफेरेंस करता, नहीं। रिजिड मिस्ड छूट गई है, नहीं, रिजिड भी नहीं, ओरिजिनल जो डेडलाइन थी उसको बढ़ाया गया है, कोर्ट ने इंटरफेरेंस करा है, द कोर्ट एंश्योर्ड ग्रेटर इंक्लूसिविटी, डी ऑप्शन करेक्ट। हाउएवर डाटा डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन न्यू रजिस्ट्रेशंस एंड री इंक्लूजन क्लेम्ड रेज्ड कंसर्न्स ऑफ, किस चीज़ का कंसर्न्स बढ़ जाता है भाई, डाटा डिस्क्रिपेंसी हो रही है, जो नए रजिस्ट्रेशन है और जो री इंक्लूजन वाले दोनों फॉर्म 6 को यूज़ कर रहे थे, ऊपर आया था। तो यहाँ पर क्या चीज़, किस चीज़ की चिंता बढ़ जाती है, फ्रॉड की, कॉन्फ्लेशन, मैनिपुलेशन या फिर डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन की तो कोई बात, डुप्लीकेट थोड़ी करा जा रहा है यहाँ पर कुछ भी। मैनिपुलेशन यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, किसी चीज़ को मैनिपुलेट थोड़ी ना कर रहे हो आप, यहाँ पर हो रहा है कॉन्फ्लेशन। कॉन्फ्लेशन क्या होता है, गड़बड़ी। ठीक है, तो गड़बड़ी की यहाँ पर चिंता है। टू एड्रेस दिस, इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए द कोर्ट एनलिस्टेड पैरालीगल वॉलंटियर्स, कोर्ट ने एनलिस्ट करा है पैरालीगल वॉलंटियर्स को, एम्फसाइजिंग दैट अ रोबस्ट डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्ट विद सिविक वॉट, सिविक क्या, एम्फसाइज करते हुए, जोर देते हुए कि एक रोबस्ट डेमोक्रेसी जो होती है ना, एक मजबूत डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो होता है, उसमें ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्स कि भाई पॉलिटिकल पार्टी एक्ट करें किस चीज़ से, सिविक क्या, सिविक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंगेजमेंट या फिर अथॉरिटी। सिविक इसमें क्या आ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सही ऑप्शन है। सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएं सारी की सारी पार्टीज, इस चीज़ की ज़रूरत रहती है डेमोक्रेसी के अंदर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
PQRS रीअरेंज करेंगे इन पार्ट्स को, एक मीनिंगफुल वो बनाएंगे, पैरा बनाएंगे। बट शॉर्ट हरीड रिविजन्स अंडरमाइन वोटर राइट्स इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। द बिहार SIR एक्सपीरियंस शोज दैट थोरो लॉन्ग टर्म वेरिफिकेशन। अब बताइएगा भाई शुरुआत कहाँ से करी जाए? इज नेसेसरी वर्ब से तो शुरुआत करेंगे नहीं, तो क्यू ऑप्शन तो कट जाएगा, क्यू ऑप्शन तो कट जाएगा, दो जगह है दोनों कट जाएंगे। अब ऑप्शन बचते हैं RQSP या फिर RSQP। बताइए भाई शुरुआत तो हो रही है आर से। द बिहार SIR एक्सपीरियंस शोज, अगर आप इसके बाद लगाएंगे क्यू इज नेसेसरी, देखो बिहार SIR एक्सपीरियंस शोज, बिहार का SIR एक्सपीरियंस जो रहा वो दिखाता है, क्या दिखाता है कि भाई इसको और एक्सप्लेन करेगा, क्या दिखाता है कि भाई थोरो लॉन्ग टर्म वेरिफिकेशन की इज नेसेसरी, ज़रूरत है डेमोक्रेसी के लिए। बट शॉर्ट हरीड रिविजन्स अंडरमाइन द वोटर राइट्स, तो यहाँ पर आपका आर के बाद एस ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, क्योंकि इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रहा है। एक्सप्लेन करने के बाद फिर यहाँ पर वर्ब आ जा रही है और लास्ट में पी ऑप्शन रहेगा, तो RQSP इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर की दी गई है, PDF से मिल जाएगी, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं वो क्या प्रैक्टिस करेंगे जितना आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सब कुछ यहाँ पर रिवाइज करेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू, जिसके बाद सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अभी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी आप वीडियो को लाइक करेंगे जितने बच्चे देख रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs एक पॉलिसी है जो डिमांड करती है एक्सट्रीम एफर्ट एंड थोरो एक्शन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, उसको आप क्या बोलेंगे? तो एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, थोरो एक्शन लगेगा, उसको क्या बोलो? उसको सुपरफिशियल बोलोगे, बनावटी, फ्रेजाइल, कमज़ोर, नॉमिनल नहीं, विगरस बोलेंगे उसको। बी ऑप्शन करेक्ट है। कंबाइन करना मल्टीपल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में, भाई बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं, उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में मर्ज करना, कंबाइन करना, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्स करना तो बिखेरना, अलग करना है। अबेंडन छोड़ देना, आइसोलेट नहीं। इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट शामिल कर दे रहे हो, जोड़ दे रहे हो और फिर एक पूरा होल बना दे रहे हो, WHOLE, होल बना दे रहे हो उसको। कंपनसेशन ऑफर्ड टू अ विक्टिम ऑफ इनजस्टिस इज कॉल्ड, कंपनसेशन दिया गया है एक विक्टिम को जिसके साथ अन्याय हुआ था, उसको क्या बोलते हैं? एमनेस्टी, रिड्रेस करना, ओनस या फिर अकॉर्ड। बताइए आप रिड्रेस कर रहे हो, उसका निवारण कर रहे हो, चीज़ों का, उसकी समस्याओं का निवारण कर रहे हो, उसकी अन्याय के लिए कंपनसेशन एक निवारण है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ गवर्नमेंट स्टेप टेकन टू स्टॉप अ क्राइसिस फ्रॉम वर्सनिंग इज एन एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट स्टेप है लिया गया है क्राइसिस से बचाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इंटरवेंशन, एनोमली, विनफॉल या फिर स्टैंड अलोन। तो क्या करा गया है यहाँ पर? इंटरवेंशन करा गया है गवर्नमेंट का, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। साइंटिस्ट ने पाया एक डाटा पॉइंट दैट डिडंट मैच द पैटर्न, एक डाटा पॉइंट है जो मैच नहीं कर रहा पैटर्न को, मतलब क्या? सामान्य तो नहीं है, फिर वो चीज़ अलग है, तो वो क्या? नॉर्म है, नॉर्म तो नहीं है। एनोमली, हाँ एनोमली, एबनॉर्मली, एनोमली एबनॉर्मली, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो चीज़ एबनॉर्मल है, मैच नहीं कर रही, डिडंट मैच, तो बी ऑप्शन करेक्ट। स्पीकर हाईलाइट करता है अर्जेंसी ऑफ रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स की अर्जेंसी को हाईलाइट करता है, तो हाईलाइट का मतलब क्या होता है? अंडरस्कोर, मिनिमाइज्ड, रिड्रेस या फिर एबेंडन। अंडरस्कोर करना मतलब, अंडरस्कोर का मतलब ही होता है हाईलाइट करना। स्ट्रक्चर, कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग अर्थक्वेक्स इज सेड टू बी, एक स्ट्रक्चर है जो कैपेबल है कि भाई वो झेल जाएगा अर्थक्वेक्स को, तो वो कैसा स्ट्रक्चर है? जो स्ट्रक्चर अच्छे खासे अर्थक्वेक को झेल जाए तो वो तो बहुत मजबूत है ना, तो वो कैसा है? रोबस्ट, ब्रिटल, फ्रेजाइल और फ्यूटाइल, तो ये तीनों कमज़ोर होते हैं, तो इनको काट दीजिए। ए ऑप्शन करेक्ट है, रोबस्ट यानी कि मजबूत। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट रेस्ट ऑन द मैनेजर, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो जिम्मेदारी है किस चीज़ की? प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, वो मैनेजर के ऊपर है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा? रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ओनस, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही होता है ओनस, जिम्मेदारी। अ मशीन दैट वर्क्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम अदर सिस्टम, बिना सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के कोई मशीन अगर काम कर रही है इंडिपेंडेंटली, उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्टैंड अलोन, अकेला, खुद ही काफ़ी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सेइंग दिस मच विल डू इज क्लोजेस्ट टू मीनिंग, दिस मच विल डू मतलब यही पर्याप्त है, तो उसको क्या बोलते हैं? सफाइस बोलते हैं उसको, कि भाई ये चीज़ पर्याप्त है, सफिशिएंट है। ए ऑप्शन करेक्ट है, सफाइस यानी कि सफिशिएंट, ये ऑप्शन करेक्ट है। एक सोल्जर डेजर्ट कर रहा है, डेजर्टिंग द बैटल फील्ड इज गिल्टी ऑफ, एक सोल्जर धोखा दे रहा है बैटल फील्ड में, तो वो किस चीज़ का? इंटीग्रेटिंग का, जोड़ने का चीज़ों को नहीं, अबेंडन, हाँ
वो छोड़ कर भाग रहा है ना चीज़ों को, तो अबेंडन। तो यहाँ पर 11 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। लिसनिंग बोथ, आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लेंगे हम। लिस्टिंग बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आप किसी चीज़ के एडवांटेज भी देख रहे हो और डिसएडवांटेज भी देख रहे हो, मतलब आप उसके प्रोस भी देख रहे हो और उसके कॉन्स भी देख रहे हो, ये ऑप्शन करेक्ट है। लॉन्ग टर्म चेस्ड विक्ट्री है विद एक्सट्रीम फोर्स एंड एनर्जी, एक लंबी विक्ट्री है विद एक्सट्रीम फोर्स, बहुत फोर्स लगी, बहुत एनर्जी लगी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विद अ वेंजियंस, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ही एस्केप्ड एन एक्सीडेंट बाई इंचेस, बहुत थोड़ा सा इंचेस से उसका एक्सीडेंट बचा, तो मतलब क्या, एक क्लोज सेव है, बहुत बारीकी से बचा है वो, बस बाल बाल बचा है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अचीविंग सक्सेस थ्रू हार्डवर्क एंड एफर्ट इज एक्सप्लेन्ड, अगर आप सक्सेस हार्डवर्क और एफर्ट्स के साथ में अटेन कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्बो ग्रीस करना, कोहनी छिल जाएंगी, इतनी मेहनत करेंगे उन पर ग्रीस लगाया जाएगा, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अ फीचर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द डिज़ाइन इज कॉल्ड, एक फीचर है ऑलरेडी इंक्लूड करा हुआ है डिज़ाइन के अंदर, पहले से ही शामिल है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिल्ड इन, किसी के अंदर बिल्ड इन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है जी। अभी जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उनके अंदर क्या है? ऑलरेडी AI बिल्ड इन है, पहले से ही शामिल है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आप किसी अपने पुराने दोस्त से मिल गए, उसको क्या बोलते हैं? बर्न डाउन, बम्प इनटू बोलते हैं उसको। बम्प इनटू का मतलब ये होता है अचानक से कोई मिल जाना। 17 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओल्ड हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ फायर, फायर में ओल्ड हाउस, पुराना हाउस जल गया। दिस इवेंट कैन बी डिस्क्राइब, तो भाई इसको तो बर्न आउट या फिर बर्न डाउन, इन दोनों में से आएगा, स्टैंड अलोन और ऑनेस्ट तो है नहीं। बर्न डाउन आएगा, जला, और जलकर डाउन यानी कि नीचे गिर गया, मतलब क्या? डिस्ट्रॉय हो गया। एक वर्कर है एग्जॉस्ट हो गया अपने ओवरवर्क से, तो उसको तो बर्नआउट बोलते हैं, बर्नआउट, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 21, एक ऐसा पर्सन है जो स्लीप में बोलता है, नींद में बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोमनीलोकिस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। 21, आज क्वेश्चन 23 है, 21 भी कर लेते हैं, 22 और 23 में से देखते हैं आपको कौन सा बताना है। एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है दो नेशन के बीच में, तो क्या हुआ? अकॉर्ड, ओनस, एनोमली, विंडफॉल, अकॉर्ड हुआ, समझौता हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट है। द पेनलेस किलिंग ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल इलनेस इज टर्म, कोई व्यक्ति है उसको टर्मिनल इलनेस है, मतलब घातक जानलेवा बीमारी है किसी को, उसकी जान जाएगी उस बीमारी से, और आप अगर पेनलेस किलिंग करवाते हो, उसकी मृत्यु उसको दिलवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु के बारे में पूछ रहा है, यूथनेसिया होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अरे ये तो मैंने आपको बता ही दिया, चलिए कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। अ सडन फाइनेंशियल गेन लाइक विनिंग अ लॉटरी, एक लॉटरी लगने जैसा अचानक से हुआ गेन, उसको क्या बोलते हैं? विंडफॉल, रिड्रेस, एनोमली या फिर सफाइस। 23 का क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ABCD ना दे करके वर्ड लिखेंगे और सारे लोग आंसर दिया करिएगा, इससे माहौल बना रहता है भाई, और लगता है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और ये एक आपके और हमारे बीच का इंटरेक्शन भी हो जाता है। ऑलराइट, तो 23 का आप मुझे ज़रूर आंसर कमेंट में बताएंगे। दूसरा, कमेंट में आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे, 10 क्वेश्चन थे और यहाँ पर थे 23 क्वेश्चंस आज ठीक थे, वहाँ पर तो एडिटोरियल वाले पार्ट में भी ठीक थे और यहाँ पर भी ठीक थे। 6+ अगर आपने स्कोर किया, अच्छा स्कोर है, और 23 थे ना ये, तो 23 में से अगर आप यहाँ पर 18+ ला रहे हो तो ये भी अच्छा स्कोर है, तो लगभग 33 में से आज अगर आपके 24+ मार्क्स बन रहे हैं तो इट इज़ अ गुड स्कोर। तो आप मुझे कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे चीज़ों को सारी को। ऑलराइट, चलिए बेटा, आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।